हेलो एवरीवन, दिस इज़ रवि झा। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बिहार पीसीएसजी के एग्ज़ाम को अब कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। हाँ, दो चीज़ें इस बार आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी कि जब ऑलरेडी एक बार डेट आपकी फाइनलाइज कर दी गई थी आपके लास्ट सबमिशन ऑफ फॉर्म की, तो उसके बाद दो अलग अलग मौक़ों पे डेट को एक्सटेंड किया गया है। तो आप लोग इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आपका एग्ज़ाम की डेट भी पोस्टपोन होगी। आप अपने दिमाग में यही बैठा कर चलिए कि आपका एग्ज़ाम आगामी 4 जून को ही कंडक्ट होगा, और अगर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा तो उसके बारे में भी जानकारी आपको मैक्स टू मैक्स आपको 48 घंटे पहले ही दी जाती है। तो किसी भी प्रकार की ऐसी अफवाह या रूमर पे ध्यान बिल्कुल भी मत दें कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फॉर्म को भरने का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला है तो इसका मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम को भी पोस्टपोन किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी 99% केसेस में तो नहीं होगा। 1% के बारे में तो ना आप कुछ कह सकते हैं और ना ही मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ। और अब आपके लिए सबसे ज़्यादा और ख़ास बात यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करिए, चाहे वो आपका बिहार का हो, राजस्थान का हो या टारगेट फॉर आईक्यू का हो, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट को लेकर क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा आपके दिमाग में डेवलप होगी। अब आइए आपके साथ शुरुआत में करता हूं बिहार जुडिशियल सर्विस के मॉक टेस्ट नंबर 10 की। आप लोगों को याद होगा कि ऑलरेडी इसका एक पार्ट आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं। लगभग वहां पे अगर मैं गलत नहीं हूं तो सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर आपके 72 तक के प्रावधानों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मैंने कहा था आपसे कि चूंकि 150 क्वेश्चंस हैं, संभव नहीं होता है कि एक वीडियो में सारी चीज़ों को समाप्त किया जा सके, तो इसका दूसरा पार्ट भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो आइए हम लोग अगले सवाल की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो आपका अगला सवाल है दैट इज़ आपका सवाल नंबर 73। ये बात करता है कि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से कौन ऐसा है जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपके सामने निकल कर आ रहे हैं ऑप्शन लोकसभा और आपके राज्यसभा। तो यही दो हैं जो आमतौर पे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव आपको करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 74 पर आते हैं तो ये बात करता है कि द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। अब आमतौर पे ये किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं या इनकी जिम्मेदारी किसके प्रति है, तो इनकी जिम्मेदारी होती है हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के प्रति। उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पर आते हैं तो ये बात करता है कि एन ऑर्डिनेंस इन अ स्टेट इन प्रोमोलिगेटेड बाई। तो जाहिर सी बात है जब हम स्टेट के अंतर्गत हम ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश की बात करते हैं तो वो डिक्लेरेशन आपका गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 आपका बात करता है कि द प्रोसेस विच एम्पावर्स लोकसभा टू ड्रॉ फंड्स इन एडवांस पेंडिंग दी कॉम्पिटिशन बजटरी प्रोसेस। तो आमतौर पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है वोट एंड अकाउंट के रूप में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो होती है आपकी 65 वर्ष, हाई कोर्ट की होती है 62 वर्ष और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होती है वो होती है 60 वर्ष। उसके बाद यहाँ पे जब आपसे पूछता है कि द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज, तो इनके पास कौन कौन सी अधिकार क्षेत्रता है, तो इनके पास ओरिजिनल भी है, अपीलेट भी है और इनके पास एडवाइजरी भी है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आपका 79 है ये बात करता है कि द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज पजेस्ड बाई। तो आमतौर पे जुडिशियल रिव्यू की जो पावर्स है किसके द्वारा की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद सवाल नंबर 80 आपसे पूछता है कि अंडर विच प्रोविजन द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट्स हैव पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट इटसेल्फ। आमतौर पे कंटेम्प्ट के लिए प्रावधान आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो वो प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर आपसे अगले सवाल के बारे में चर्चा की जाए कि व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली, what cannot be done directly cannot be done indirectly, the statement epitomize the doctrine of colliable legislation के बारे में ये बात करता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट, तो अगर हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड मैटर्स स्टेट लिस्ट के अंदर आपको देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 आपसे बात करता है कि द सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, ये किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत।
उसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो बात करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर आने वाले वक्त में आपको भारतीय संविधान के अंदर कोई संशोधन करना पड़े तो आप किस अनुच्छेद का सहारा लेंगे? तो आपको सहारा लेना होगा अनुच्छेद 368 का। उसके बाद अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 85, जो बात करता है कि द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया शैल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू द। अब आमतौर पे यहाँ पे इनकी जिम्मेदारी है कैग की, और वो अकाउंट किसको सबमिट करेंगे? वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कि आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये किससे डील करता है, तो ये बात करता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशन की डिलिमिनेशन से रिलेटेड। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? तो जो आपकी नीति आयोग है वो आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है। उसके बाद अगला सवाल आपका आता है कि विच आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर पर्सनल इम्यूनिटी टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ देयर ऑफिशियल एक्ट। तो यहाँ पे जब हम पर्सनल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो ये प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका अगला सवाल आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वेव्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स और रिवर वैलीज। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसका जिक्र आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में नजर आएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल, किस आर्टिकल में इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है? तो वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ई पार्ट है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 91 की बात करते हैं तो विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेव्स द जजमेंट ऑफ द प्रिवी काउंसिल। तो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट को सेव करने का प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 के अंदर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप लोगों से बात की जाए कि इन विच शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द 3 लिस्ट आर मेंशन, जिसके अंदर आमतौर पर स्टेट, यूनियन और कंकरेंट की बात की जाती है, तो ये शेड्यूल जो है ये है आपका 7वां शेड्यूल। ठीक है, इसको लेके कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, फुल फेथ एंड क्रेडिट क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अप्लाई टू। अब ये आपका अप्लाई कहाँ पर नहीं होता है? तो ये आपका कॉर्पोरेशन के एक्ट के ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 आपका बात करता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये आपका क्या है? अब ये आपका लीगल राइट है, अर्लियर दैट वाज योर फंडामेंटल राइट। उसके बाद सवाल नंबर 95 आपसे पूछता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो नेचर है ऑफिस का वो क्या है, या इनका रिटायरमेंट क्या है? तो वो आपको देखने को मिलता है 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द पार्लियामेंट इज, तो आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है एज अ लीगल राइट के रूप में। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ, तो इसके अंदर आपको एक चेयरमैन और 4 सदस्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि एडवोकेट जनरल तो अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है उस राज्य के राज्यपाल की। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट कौन होता है, तो यहाँ पे स्टेट की बात की गई है, ना कि केंद्र की। तो अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो एडवोकेट जनरल, और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट आपका था 44th अमेंडमेंट। ठीक है, उसके बाद जब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो वो सवाल आपका पूछा गया है कि व्हेन गुड्स आर डिस्प्लेड इन अ शॉप विंडो विथ प्राइस टैक्स अटैच्ड टू देम द ऑफर्स कम्स फ्रॉम। तो ऑफर किसकी तरफ से आता है? तो वो ऑफर जाहिर सी बात है आपका कस्टमर की तरफ से ही देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, तो ये क्या बन जाता है? ये आपका प्रॉमिस बन जाता है। उसके बाद आपका अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल कंडीशंस फॉर द कंसिडरेशन। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर एडुकेट शब्द आपका कोई एसेंशियल नहीं है, बाकी चीज़ें आपकी बिल्कुल एसेंशियल्स हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो हमें को ये पता चलता है कि ओनली द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू टू ईच अदर, नॉट द अननोन और द थर्ड पार्टी। उसके बाद 105 जो क्वेश्चन से बात करता है कि द टेस्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट इज, ये आपका कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्टिव। उसके बाद अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एडिशन की बात करते हैं तो ये बात करता है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में।
उसके बाद 107 बात करता है ए रिवोक हिज प्रपोजल मेड टू बी बाय टेलीग्राम। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज। अब ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है, तो व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड बाय द ए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट इज कंक्लूडेड एट द प्लेस, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम वेयर द एक्सेप्टेंस हैड बी पोस्टेड। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला सवाल है वो बात करता है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिक्वायर्स द कंडीशन फॉर एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आप इस सवाल को देखते हैं तो इसका जिक्र आपको 5 के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद 5 टोटल कंडीशंस है, उसको आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगला सवाल है आपका ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी द माइनर एग्रीमेंट। तो माइनर एग्रीमेंट आपका कैन नॉट बी रेटिफाइड। ठीक है, आपको रेटिफाई करना है तो आप उससे पहले कर सकते हैं बट नॉट आफ्टर दैट। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्शन द एग्रीमेंट इज। तो आमतौर पे ये एग्रीमेंट आपका वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा के दायरे में आता है। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि व्हेन बोथ द पार्टीज टू एग्रीमेंट आर एट मिस्टेक रिगार्डिंग द फैक्ट्स द एग्रीमेंट विल बी, तो ये एग्रीमेंट आपका कंप्लीटली वॉइड होता है। उसके बाद अगर हम लोग अगले सवाल पर आते हैं कि एन एग्रीमेंट टू शेयर द बेनिफिट ऑफ अ पब्लिक ऑफिस इज वैलिड, क्या होगा ये? वैलिड होगा, वॉइडेबल होता है या वॉइड होता है, तो ये आपका वॉइड होता है। उसके बाद अगर आपसे एक मैगजीन को लेकर बात की जाती है तो इस मैगजीन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो ये कहता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यानी कि अगर कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसमें कि कंसिडरेशन यूज ही नहीं किया गया है तो हम उस समझौते को ही शून्य मानते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 115 आपसे बात करता है कि एन एग्रीमेंट इन कनेक्शन विद द हॉर्स रेसिंग अंडर सेक्शन 30 इज, तो ये अपने आप में क्या है? एक प्रकार का वैलिड एग्रीमेंट होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सेक्शन 59 की कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में, तो ये बात करता है कि आमतौर पे जो इंटीमेशन होता है वो आपका आइदर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसके बाद जब हम लोग रेजिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है द कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जब हम लोग सवाल नंबर 118 पर आते हैं तो ये पूछता है कि सेक्शन 70 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट अप्लाई इन अ केस ऑफ, तो ये केस आपका माइनर के ऊपर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद अगर हम 119 की बात करते हैं तो ये पूछता है अ राइट टू स्यू ऑन क्वांटम मेरिट अराइजेज, इसका तात्पर्य क्या है? तो ये बात करता है व्हेन अ पार्टी पार्शियली परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज डिस्चार्ज बाय द अदर पार्टी। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 120 पर आते हैं तो ये बात करता है इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेलर इन प्लेज इज कॉल्ड, तो आमतौर पे वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका पाउंडर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि द फॉलोइंग इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इनमें से कौन सी आपकी अचल संपत्ति नहीं है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो वो आपकी रॉयल्टी है, बाकी सारी की सारी आपकी अचल संपत्ति है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल की, तो ये बात करता है कि सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट इज रिलेटेड टू, तो ये आपका संबंध करता है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर। उसके बाद अगर हम लोग 123 की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ टीपीए इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट टू द अनबॉर्न चाइल्ड, तो ये आपको देखने को मिलता है सेक्शन 13 के अंतर्गत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ओनर ऑफ द कंसिडरेशन, तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है शैल नॉट बी वाइडेबल प्रोवाइडेड दैट ट्रांसफर एक्टेड इन अ गुड फेथ। उसके बाद जब हम लोग अगले पार्ट पर आते हैं तो जो सवाल नंबर आपका 125 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट देयर टू द ट्रांसफर शैल बी, तो उस परिस्थिति में जो आपका ट्रांसफर होता है अफेक्टेड बाय द डिक्री और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। उसके बाद अगला सवाल है आपका ट्रांसफर ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 कैन बी मेड, तो ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने को मिलता है ओनली बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद सवाल नंबर 127 आपसे बात करता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स मे नॉट रिडीम द मोर्गेज प्रॉपर्टी, तो आमतौर पे काउंसिल्स रीडिंग द केस अगेंस्ट द मोर्गेजी ये रिडीम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 128 पर आते हैं तो अंडर द टीपीए चार्ज किसके द्वारा क्रिएट किया जा सकता है, तो अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो एक्ट ऑफ द पार्टीज या प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग सवाल नंबर 129 पर आते हैं तो बात करता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द होल्डिंग ओवर, होल्डिंग ओवर का इफेक्ट क्या होता है, तो वहाँ पे द लीज इज रिन्यूड, यही इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट निकल कर आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अंडर द टीपीए विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मे बी ट्रांसफर, कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर की जा सकती है, तो आमतौर पे एक्शनेबल क्लेम।
उसके बाद अगला सवाल आपसे हिंदू लॉ से रिलेटेड पूछेगा, जो बात करता है हिंदू में भी बौद्ध हो सकता है, जैन हो सकता है, आर्य समाजी हो सकता है, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद जब हम 132 को देखते हैं तो ये बात करता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द जुडिशियल सेपरेशन ऑन अ मैरिटल रिलेशंस अंडर हिंदू लॉ। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है कि मैरिटल रिलेशंस इज आपका सस्पेंडेड हो जाता है। उसके बाद बाइगेमियस मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, यह आपका क्या होता है, तो यह आपका वैलिड ही रहेगा। उसके बाद अगला सवाल है आपका, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कंटेन्स द मिनिमम पीरियड ऑफ द डिसर्टेशन फॉर फाइलिंग अ सूट फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, और ये आपको देखने को मिलता है 2 साल का पीरियड। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राउंड ऑफ द वाइडेबल मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब निकल कर आता है बाइगेमी। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट द राइट टू परमानेंट एलिमनी इज अवेलेबल, तो ये किसको अवेलेबल होता है, तो ये अवेलेबल होता है हस्बैंड और वाइफ दोनों केसेस में। उसके बाद अगला सवाल है आपका कि इफ़ द 2 पर्सन्स आर रिलेटेड बाई ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल्स ईच नोन टू हैव द अदर, तो आमतौर पर हम लोग उसको एग्नेट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला सवाल है आपका द प्रॉपर्टी दैट अ फीमेल हिंदू इनहेरिट्स फ्रॉम हर फादर और मदर इज इंक्लूडेड इन विच प्रोविजंस ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, तो ये कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है धारा 15 के क्लॉज 2 के सब क्लॉज ए के तहत। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं कि अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ अ चाइल्ड इज, तो ये आपका जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होता है ये किस बारे में बात करता है, तो ये बात करता है गिवन एंड टेकिंग को लेते हुए। उसके बाद आपका अगला सवाल जो है ये मुस्लिम लॉ से है, जिसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ द मुस्लिम लॉ। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर आपको इज्मा देखने को मिलता है, इसको सेकेंडरी सोर्स कंसीडर्ड नहीं किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आ मुस्लिम ले, सवाल नंबर 141 है, तो ये बात करता है पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी, वो बहुत ही आवश्यक होता है। उसके बाद जो सवाल नंबर आपका 142 है ये बात करता है कि अंडर द डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज अवेलेबल। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी को लेते हुए तो ये आपका वाइफ के पास अवेलेबल होता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर सेंस में देखते हैं एट द टाइम ऑफ द मैरिज को लेते हुए, तो यहाँ पे आमतौर पे आप ये मान के चलिए कि वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को होता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि बात डिसोल्यूशन की गई है तो सिर्फ आपको वाइफ वाले ऑप्शन पे ही टिक करना है। उसके बाद अगला सवाल आपका एनआई एक्ट से है, जो बात करता है द टर्म अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज डिफाइंड इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर विच सेक्शन, तो ये सेक्शन है आपका आमतौर पे सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 1 का क्लॉज ए। उसके बाद अगर हम लोग सेक्शन 13 की बात करते हैं तो इनमें से कौन ऐसा है जो आपका एनआई का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो वो है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइजो क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 138 एनआई एक्ट रिक्वायर्स नोटिस ऑफ 15 डेज इन द केस ऑफ फेलियर ऑफ द पेमेंट, तो आमतौर पे इससे रिलेटेड जो प्रावधान है वो आपको क्लॉज सी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद जब हम लोग 146 की बात करते हैं कि विच सेक्शन प्रोवाइड्स दैट द ऑफेंस अंडर द एनआई एक्ट आर द कंपाउंडेबल, तो ये बात करता है 147 के अंतर्गत। उसके बाद अगला पार्ट आपका बात करता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन अ टॉर्ट, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको ये पता चलेगा वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, साइंटिफिक नॉन फिट इंजूरिया, ये आपका वैलिड डिफेंस नहीं होता है, ठीक है, टॉर्ट के अंदर। उसके बाद अगला सवाल आपका बेसिकली आपसे एक मैचिंग को लेकर सवाल पूछा जा सकता है 148 को, और जब हम 148 को देखते हैं तो ये आप अपने हिसाब से मैच देख लीजिएगा। आमतौर पे इसके अंदर जो सवाल आपसे पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं आपसे सोगा से रिलेटेड, ठीक है, या पार्टनरशिप। उसके बाद जब हम 149 की बात करते हैं तो ये बात करता है कि डिलीवरी अंडर दी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये किस बारे में बात करता है, तो आमतौर पे वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम दी वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। उसके बाद अगला और आखिरी सवाल है आपका कि अंडर सेक्शन 11 ऑफ द SRA रिफर्स स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और ये विचारधारा आपको कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये विचारधारा आपको ट्रस्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो ये आपके बिहार PCJ का एक मॉक टेस्ट है जो टारगेट फॉर IQ टीम के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। अगर आप इस मॉक टेस्ट को भी लेना चाहते हैं या आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस नंबर, जो नंबर है आपका 7500110314, ये नंबर जो आपका है आप इस पर कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में भी इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।